दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल जैन आपके लिए फिर से लाया हूँ कक्षा 12 के लिए मैथ। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था आव्यूह। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, तीसरी एक्सरसाइज चल रही थी, आव्यूह पढ़ा रहा था मैं आपको। आव्यूह को अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था। अब तक मैं आपको आव्यूह की डेफिनेशन बता चुका हूँ। आव्यूह की डेफिनेशन बताने के साथ साथ आव्यूह के अंदर अवयव किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आव्यूह के अंदर अवयव लिखे जाने के साथ साथ मैं आव्यूह का व्यापक रूप आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ आव्यूह के अंदर कुछ आव्यूह के प्रकार। देखिए दोस्तों, आव्यूह के प्रकार। अब मैं बात करूंगा दोस्तों आव्यूह के प्रकारों की। किसकी बात करूंगा दोस्तों? आव्यूह के प्रकारों की। तो सबसे पहले मैं पहला प्रकार बात करूं पंक्ति आव्यूह। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रकार की बात कर रहा हूं, सबसे पहले टाइप की बात कर रहा हूं। आव्यूह में सबसे पहला प्रकार आता है पंक्ति आव्यूह। अब हम बात करते हैं पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, हमें कुछ भी ना तो रटना है ना ही ज़्यादा याद रखना है। इसी शब्द से आप पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन को याद रख सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नाम में पंक्ति आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि नाम में पंक्ति आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी परिभाषा होगी उसमें पंक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा होगा ना दोस्तों, क्योंकि नाम में पंक्ति आ रहा है तो डेफिनेटली पंक्ति का महत्व तो होगा ही होगा। और जो भी डेफिनेशन होगी वो पंक्ति से रिलेटेड होगी। किससे रिलेटेड होगी? पंक्ति से रिलेटेड होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन ये होती है कि वह आव्यूह, पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन बताना दोस्तों, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। वह आव्यूह जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति हो, कौन सा आव्यूह कहलाता है दोस्तों? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। कौन सा आव्यूह कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। कौन सा आव्यूह कहलाता है दोस्तों? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा आव्यूह कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अच्छा, पंक्ति आव्यूह का क्रम क्या होता है अब वो समझेंगे दोस्तों। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके चलें, फिर उसके साथ क्रम बताऊंगा। जैसे कि 1 2 3। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो उदाहरण लिखा है इसमें पंक्ति कितनी है? एक ही है ना दोस्तों। कितनी है? एक ही पंक्ति है। तो इसका क्रम क्या हुआ? पंक्ति एक हुई तो यहाँ पे एक लिखा। स्तंभ कितने हुए? 1 2 3। तो कितने स्तंभ हुए दोस्तों इसके अंदर? 3 स्तंभ हुए। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हुआ? 1 गुणा 3। इस आव्यूह का क्रम क्या होगा दोस्तों? 1 गुणा 3। तो पंक्ति आव्यूह में एक खासियत है कि पंक्ति तो हमेशा एक रहेगी और स्तंभ चाहे कितने भी हो सकते हैं। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एक नोट डाल के लिखेंगे, हम एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखेंगे, पंक्ति आव्यूह का क्रम, पंक्ति हमेशा कितनी रहेगी दोस्तों? एक रहेगी। स्तंभ फिक्स नहीं है, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इसलिए पंक्ति आव्यूह का जो क्रम होगा वो 1 गुणा n होगा। कितना होगा दोस्तों? 1 गुणा n होगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि पंक्ति तो फिक्स हो गई। पंक्ति फिक्स कितनी हो गई? 1 हो गई। तो पंक्ति हमेशा एक रहेगी। किसमें? पंक्ति आव्यूह में। पंक्ति आव्यूह में पंक्ति हमेशा कितनी रहेगी? एक रहेगी। और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये तो सवालों के ऊपर है, जैसा भी है। तो दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि पंक्ति आव्यूह का क्रम क्या होगा। तो पंक्ति आव्यूह का क्रम क्या होता है दोस्तों? 1 गुणा n। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों,
अब हम दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार में बात करें तो दूसरे हम बात करते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह देखिए दोस्तों, जैसे हमने अभी अभी पंक्ति आव्यूह पढ़ा था, तो पंक्ति आव्यूह में पंक्ति पर जोर ज्यादा था, इसी प्रकार स्तंभ आव्यूह में भी स्तंभ की महत्वता ज्यादा होगी, स्तंभ पर आधारित कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो इसकी भी डेफिनेशन दोस्तों पंक्ति आव्यूह से आप अंदाजा ले सकते हो। जब पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन ये होगी कि एक पंक्ति, वह आव्यूह जिसमें एक पंक्ति है वो पंक्ति आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह की डेफिनेशन क्या होगी? सोचो सोचो सोचो। तो स्तंभ आव्यूह की डेफिनेशन यही होगी कि वह आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, वह आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, वह आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कौन सा आव्यूह कहलाता है दोस्तों? स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही डेफिनेशन की। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे कोई एक आव्यूह ए लिखा, ए में जैसे मैंने लिख दिया ABC। देखिए दोस्तों, अब आप गौर से देखिए, इसके अंदर स्तंभ कितने हैं? एक ही है ना। स्तंभ कितने हैं? एक ही है। अब पंक्ति की बात करूं तो 1 2 3, तो इसका क्रम क्या हुआ दोस्तों? 3 गुणा 1। इसका क्रम क्या हुआ? 3 गुणा 1। यहाँ 3 का मतलब क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, और 1 का मतलब क्या हुआ? स्तंभों की संख्या। जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति को प्रदर्शित करता है, जो बाद में लिखा होता है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो स्तंभ आव्यूह का उदाहरण ये हुआ। तो एक नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों अब, और आप समझ गए होंगे मैं नोट में क्या लिखने वाला हूं कि स्तंभ आव्यूह का क्रम। बताइए दोस्तों क्या होगा? स्तंभ आव्यूह का क्रम। जैसे दोस्तों पंक्ति आव्यूह का क्रम 1 गुणा n होता है, क्योंकि उसमें एक फिक्स है, पंक्ति एक ही रहेगी। इसी प्रकार स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या एक फिक्स रहेगी। पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, इसलिए उसे हम क्या लिख देंगे? m लिख देंगे। लेकिन स्तंभ की संख्या हमेशा कितनी रहेगी? एक रहेगी। तो स्तंभ आव्यूह का क्रम क्या रहेगा दोस्तों? स्तंभ आव्यूह का क्रम m × 1 होता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी आपको ये डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे आव्यूह की। आव्यूह का तीसरा प्रकार शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है दोस्तों? शून्य आव्यूह गौर से समझिए। जैसा अभी तक हम पंक्ति आव्यूह पढ़ चुके हैं, तो उसमें पंक्ति की महत्वता ज्यादा थी। स्तंभ आव्यूह पढ़ चुके हैं, उसमें स्तंभ की बात ज्यादा थी। अब चूंकि ये शून्य आव्यूह है, तो कहीं ना कहीं जो परिभाषा होगी, कहीं ना कहीं जो इस आव्यूह की बात होगी वो शून्य पर आधारित होगी। तो इसमें शून्य का रोल सबसे ज्यादा होगा। तो इसकी डेफिनेशन समझिए दोस्तों, वह आव्यूह जिसमें सभी अवयव कैसे हों? शून्य हो। कौन सा आव्यूह कहलाता है? शून्य आव्यूह कहलाता है। तो वह आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। वह आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शून्य आव्यूह कहलाता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आव्यूह ए लिया, 0 0 0 0, कितने क्रम का आव्यूह हुआ? 2 पंक्ति हुई। स्तंभ कितने हुए? 2, तो ये 2 गुणा 2 क्रम का हुआ। तो देख सकते हो दोस्तों, इसके सारे के सारे अवयव कैसे हैं? शून्य हैं। तो इसलिए हम इस आव्यूह को कौन सा आव्यूह बोलेंगे? शून्य आव्यूह बोलेंगे। कौन सा आव्यूह बोलेंगे दोस्तों? शून्य आव्यूह बोलेंगे। एक उदाहरण और ले सकते हो, 0 0 0 0 0 0। तो देख सकते हो दोस्तों, इस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हैं, तो इसलिए कौन सा आव्यूह है? शून्य आव्यूह है। और इस शून्य आव्यूह का क्रम क्या होगा दोस्तों? पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्ति 1 2 पंक्तियां हैं, इनटू स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो स्तंभ हुए इसके अंदर 3। तो इस आव्यूह का क्रम क्या हुआ दोस्तों? 2 गुणा 3। उम्मीद है ये समझ में आया होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला अवयव देखिए दोस्तों, चौथा वर्ग अवयव। अगला अवयव देखिए दोस्तों, वर्ग अवयव। देखिए, अब आप कहोगे कि इसमें सर वर्ग का कुछ ना कुछ रोल होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, डेफिनेटली इसमें वर्ग का कुछ ना कुछ तो रोल है। आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखो, वह अवयव, पहले मैं समझा देता हूं, सुनिए। वह अवयव जिसमें स्तंभ और पंक्तियां दोनों की संख्या समान हो। स्तंभ और पंक्तियां दोनों की संख्या समान हो, कौन सा अवयव कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। अब मैं इसको उदाहरण के द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वह अवयव जिसमें स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान हो। स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान हो, कौन सा अवयव कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाता है। कौन सा अवयव कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। अब वर्ग अवयव को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपके सामने दो उदाहरण लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि क्यों पंक्ति और स्तंभ को समान होना जरूरी है। एक दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, A11, A12, A21, A22। देखिए दोस्तों, इसका क्रम यदि मैं देखूं तो इसके अंदर पंक्तियां कितनी है? 1, 2, और स्तंभ कितने? 1, 2, 3। तो इसके अंदर स्तंभ हुए 3। तो इसको देखूं, पंक्तियां कितनी हैं? 2, और स्तंभ कितने हैं? 2। तो परिभाषा के अनुसार, परिभाषा क्या है? जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो। तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या इसमें समान है? नहीं है, अलग है। पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। लेकिन यहाँ देखेंगे गौर से दोस्तों, यहाँ पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की भी संख्या 2 है। तो इस हिसाब से ये कौन सा अवयव हुआ? वर्गावयव। तो ये नहीं होगा, ये वर्गावयव नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। अब इसे मैं बहुत आसान से तरीके से आपके दिमाग में छवि बनाने के लिए बहुत और एक दूसरा तरीका बताता हूं। आप देखिए दोस्तों, इन अवयवों पर मैं एक लाइन खींचता हूं, खींची, और यहां इन अवयवों पर लाइन खींचता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कौन सी आकृति बनती दिखाई देती है आपको? आयत। और यहां पर कौन सी आकृति बनती दिखाई देती है? वर्ग। तो नाम से परिभाषित हो रहा है, नहीं हो रहा दोस्तों? आ रहा है वर्ग, क्योंकि इसमें स्तंभ व पंक्तियां समान हैं। चूंकि इसमें स्तंभ और पंक्तियां समान हैं, इसीलिए इसमें क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। यहाँ पर स्तंभ और पंक्तियों की संख्या अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है? आयत बनता है। तो वर्ग अवयव का मतलब समझ में आया? क्यों पंक्ति और स्तंभ, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होना जरूरी है, ये समझ में आया? क्योंकि समान होंगी तो ही वर्ग बनेगा, तभी इसका नाम क्या अलग कर जाएगा? वर्गावयव। तो वर्गावयव की परिभाषा क्या हुई दोस्तों? वह अवयव जिसमें स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान हो, कौन सा अवयव कहलाता है? वर्गावयव कहलाता है। तो वर्गावयव का उदाहरण आपका ये वाला होगा दोस्तों। कौन सा उदाहरण होगा? ये वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगली डेफिनेशन देखिए दोस्तों, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? समझिए दोस्तों। वह वर्ग अवयव, देखिए दोस्तों, वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण बनता हो, विकर्ण अवयव कहलाएगा। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ध्यान देना दोस्तों, पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको एक बार ढंग से समझाता हूं। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त
मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, अन्य सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब इसमें दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो है ये वर्ग और एक है ये मुख्य विकर्ण। इन दोनों शब्दों को ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले तो इस परिभाषा को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। वर्गाव्यूह तो आपको समझ में आ ही गया दोस्तों, अभी मैंने समझाया। अगर स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान होगी तो वर्गाव्यूह होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक वर्गाव्यूह बना रहा हूँ, एक वर्ग बना रहा हूँ, सिंपल वे में एक वर्ग बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक वर्ग है, ध्यान देना। तो वर्ग में दो विकर्ण बनते हैं, एक तो ये विकर्ण बनता है और एक ये विकर्ण बनता है। कितने विकर्ण बनते हैं दोस्तों? दो विकर्ण बनते हैं, एक तो ये बना और एक ये बना। ये वाला जो विकर्ण होता है, ये जो बनता है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देना दोस्तों, ए बी सी डी, जो ये विकर्ण एसी है, विकर्ण एसी है, ध्यान देना। ये जो आगे वाला विकर्ण है, ये विकर्ण एसी विकर्ण की बात कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं अग्रग विकर्ण। कौन सा विकर्ण बोलते हैं? अग्रग विकर्ण। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? मुख्य विकर्ण। इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? मुख्य विकर्ण। मतलब इस अग्रग विकर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ये जो विकर्ण एसी है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अग्रग विकर्ण बोलते हैं। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? मुख्य विकर्ण बोलते हैं। मुख्य विकर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब भी आव्यूह पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से इसी विकर्ण को पढ़ते हैं, मुख्य रूप से इसी विकर्ण को पढ़ते हैं, इसलिए इस अग्रग विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण भी कहते हैं। तो आपको कि सर ये जो दूसरा विकर्ण है उसे क्या बोलेंगे? तो विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी। तो इस विकर्ण को क्या बोलेंगे? देखिए दोस्तों, ये पीछे की तरफ से बन रहा है, ये आगे वाले अवयव से बन रहा है, इसलिए इसे अग्र विकर्ण बोल दिया। अब ये पीछे वाले अवयव से बन रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पश्च विकर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्च विकर्ण। क्या बोलते हैं? पश्च विकर्ण। आव्यूह के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, आव्यूह के अंदर हमेशा अग्रग विकर्ण पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अग्रग विकर्ण। मतलब ये हुआ, जब कभी भी विकर्ण की बात होगी या मुख्य विकर्ण की बात होगी तो उसका मतलब अग्रग विकर्ण होगा। कौन सा विकर्ण होगा दोस्तों? अग्रग विकर्ण होगा। देखिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। अब इसको देखिए दोस्तों, अब मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, अब आपको बताता हूं। देखिए, अब डेफिनेशन पर आते हैं। फॉर एग्जांपल, डेफिनेशन क्या थी हमारी? तो मुख्य विकर्ण का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। मुख्य विकर्ण क्या होता है? अग्रग विकर्ण को ही हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो अब आप मुख्य विकर्ण से परिचित हो, वर्ग आव्यूह से आप परिचित हो। अब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक आव्यूह लिखा, आव्यूह में लिखा जैसे कि 5 0 0 0 8 0 0 0 -1। आप देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार का आव्यूह है। सबसे पहली बात, इसमें दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं दोस्तों? दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, ये क्या होना चाहिए? एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो। तो देखिए दोस्तों, इसका क्रम क्या है? 3 × 3। तो इसमें इस पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो इसका मतलब ये कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। तो ये वर्ग आव्यूह है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य विकर्ण कौन सा है। ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया दोस्तों, आगे वाले अवयव से जो बनता है, ठीक है, ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मतलब इसके अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इस मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव कैसे हैं? शून्य हैं। इसीलिए इस आव्यूह को कौन सा आव्यूह बोलोगे आप? विकर्ण आव्यूह बोलोगे। कौन सा आव्यूह बोलोगे? विकर्ण आव्यूह बोलोगे। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, इस उदाहरण का भी ले लीजिए। आप उदाहरण के तौर पर कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, विकर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस
एक चीज ध्यान रखने की है कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, शून्य होंगे। तो एक बार इसको उतार लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, अगला अवयव है आपका अदिश अवयव। अगला है दोस्तों आपका अदिश अवयव। किसे कहते हैं अदिश अवयव? मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर उसको समझाऊंगा आपको। वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश अवयव कहलाता है। कौन सा अवयव कहलाता है? अदिश अवयव कहलाता है। अब इसको समझिए उदाहरण के द्वारा। उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। जैसे कि मैंने एक अवयव ए लिखा, देखिए, और उसमें मैं लिख रहा हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये समझना आप दोस्तों, सबसे पहली चीज, क्रम कितना है इसका? 3x3। तो सबसे पहली चीज आप गौर से देखो तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये किस प्रकार का अवयव है? विकर्ण अवयव। किस प्रकार का अवयव है? विकर्ण अवयव। आप इसे विकर्ण अवयव क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव कैसे हैं? शून्य हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? विकर्ण अवयव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अदिश अवयव होने के लिए सबसे पहले उसे क्या होना जरूरी है? एक विकर्ण अवयव होना जरूरी है। मतलब मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होना जरूरी है। अब ये परिभाषा देखिए दोस्तों, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, देखिए दोस्तों, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों? समान हों, इक्वल हों। आप देखोगे मुख्य विकर्ण के इसमें सभी अवयव कैसे हैं? समान हैं। तो इस प्रकार का अवयव कौन सा अवयव कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाता है। कौन सा अवयव कहलाता है दोस्तों? अदिश अवयव कहलाता है। उम्मीद है अच्छा सा समझ में आया होगा आपको। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अगला अवयव देखेंगे दोस्तों, 7वां हम पढ़ रहे हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव किसे कहते हैं? तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। वह अदिश अवयव, वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों। ध्यान देना दोस्तों, वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों इकाई अवयव कहलाता है। इकाई अवयव कहलाता है। अब एक सबसे बड़ी बात, अब इसको समझना है हमें। इकाई अवयव को आई के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहोगे सर आई के द्वारा ही प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि इकाई अवयव को आइडेंटिटी अवयव कहते हैं। इसको समझिए दोस्तों एक बार। तो आइडेंटिटी अवयव का पहला वर्ड आई होता है, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा I2 लिखा, इस 2 का मतलब भी समझाऊंगा दोस्तों। I2 का मतलब हो जाएगा 1 0 0 1। इसका क्रम क्या है दोस्तों? अवयव का 2 × 2। इसका क्रम क्या है? 2 × 2। I3 देखिए दोस्तों, अभी समझ में आएगा आपको। I2 I3 क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका क्रम क्या है? 3 × 3। तो अब इसको समझिए दोस्तों कि I2 2 का मतलब, अब यहां देखिए दोस्तों, जब यहां 2 × 2 है तो यहां 2 आ रहा है, जब यहां 3 × 3 है तो यहां पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है आपको? केवल दोस्तों ये बताता है आपको, क्रम बताता है। क्या बताता है दोस्तों? ये आपको क्रम बताता है कि कितने क्रम का है। तो यहाँ 2 लिख रहा है
तो I2 मतलब हुआ 2 इंटू 2 क्रम का है। I3 का मतलब 3 इंटू 3 क्रम का है। इसी प्रकार I5 लिख रहा होता तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता, ये इकाई आव्यूह है और कितने क्रम का है, 5 इंटू 5 क्रम का है। अगर यहाँ पे I6 लिख रहा होता तो समझ सकते हो दोस्तों आप ये कितने क्रम का इकाई आव्यूह होगा, 6 इंटू 6 क्रम का इकाई आव्यूह होगा। अब आप देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले तो ये एक अदिश आव्यूह है। क्यों है, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं दोस्तों, समान हैं। दूसरी बात, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने के साथ साथ इसमें एक स्पेशल कंडीशन आ गई कि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं दोस्तों, एक हैं। कैसे हैं, एक हैं। यहां भी देख सकते हो और यहां भी देख सकते हो। इसीलिए इस आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं या इकाई आव्यूह कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम कल से फिर आगे इसकी जो डेफिनेशंस हैं और परिभाषाएं हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए हम कल से फिर हाजिर होंगे। नमस्ते।